बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम बहुत वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। तो आप देख सकते हैं ये सामने पेज पर आज हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें लेक्चर नंबर 6 है और आई थिंक ये आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 पे जाएंगे जो लास्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक है हिस्ला। तो हिस्ला पे हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। हिस्ला को हिस्ला भी कहते हैं और इसको हिस्ला ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन भी कहते हैं। समझ में बात आई ना? इसको क्या कहते हैं? इसको हमारे पास हिस्ला भी कहते हैं, डायरेक्टली सिर्फ हिस्ला, सिंपली हिस्ला। और इसको कहते हैं हिस्ला ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। देखिए इसको कहते हैं हिस्ला ऑफ, ये दूसरा इसका मतलब थोड़ा डिटेल नाम है, वही चीज़ है, ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ये तो ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम इस लॉ के हिस्ट्री पे बात करेंगे। सब टॉपिक्स में सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पे बात करेंगे। तो इसकी हिस्ट्री क्या है जी? तो ये लॉ जी एच हिस, जी एच हिस ने ये पेश की थी 1840 में। 1840 में की थी। किस चीज़ के मुतालिक ये पेश की थी? ये पेश की थी हीट ऑफ रिएक्शन, ओके, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन के बारे में। इंथैल्पी चेंज, ओके, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। देखें इंथैल्पी हमारे पास क्या है? हीट कांटेंट। जब केमिकल रिएक्शन होता है, सही, तो इसमें हीट तो लॉस होती है या गेन होती है, सही। तो जब हीट लॉस हो जाए तो हीट कांटेंट या इंथैल्पी कम हो जाता है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हीट कांटेंट या इंथैल्पी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ओके, केमिकल रिएक्शन। इसे ज़रूरी नहीं है कि हम इंथैल्पी चेंज को सिर्फ केमिकल रिएक्शन में ही स्टडी करें, सही। इसको हम डिफरेंट चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन हिस ने सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन में इसको स्टडी किया था। तो अब इसके स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। आसान सा स्टेटमेंट है इसका, देखिए स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ हीट, आप थोड़ा सा देख लें, द अमाउंट ऑफ हीट, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed, evolved or absorbed, okay, in a chemical reaction, in a chemical reaction is is the same, is the same whether the reaction, whether the reaction, okay, uh, takes place in a single step, in a single step or several steps। ये देखिए,
तो इसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एवाल हो या एब्जॉर्ब हो, ये दोनों हमारे पास हो सकते हैं। एंडोथर्मिक में एवाल होता है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में एवाल होता है। दोनों सिचुएशन हमारे पास हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed in a chemical reaction is the same, okay, whether the reaction, okay, whether the reaction takes place in a single step or several steps। तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ हीट वो क्या होती है, वो सेम होती है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इस लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। तो हम क्या रीज़न पढ़ते हैं। रीज़न फॉर दिस लॉ। देखिए, हमारे पास सपोज एक प्रोसेस हो रहा है, वट एवर, चाहे देखिए ये एक प्रोसेस हो रहा है, सही, एक प्रोसेस। ये प्रोसेस हमारे पास केमिकल भी हो सकता है, देखिए ये फिजिकल भी हो सकता है, और ये प्रोसेस केमिकल भी हो सकता है। अब इनमें क्या होता है, इनमें हीट या तो इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब, सही। सपोज हम वो फिजिकल प्रोसेस लेते हैं जिसमें हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो, और केमिकल तो लाजमन उसमें तो या तो एब्जॉर्ब होगा या इवॉल्व होगा, सही। तो हमारे पास क्या होती है, इनमें एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है। देखिए, इन दोनों की हम बात करते हैं। हीट क्या हो रही है, हीट या तो इवॉल्व हो रही है, या हीट क्या हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है इन सिस्टम में, सही। अच्छा जी, इस अमाउंट ऑफ हीट को चाहे वो एब्जॉर्ब हो या इवॉल्व हो, हम जब मालूम करते हैं, इसकी मेजरमेंट करते हैं, सही। इसकी क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो इसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। इसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, इधर देखिए मैं आपको लिख लेता हूँ। हम इसकी जब मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, चाहिए। ये हमारे पास सारा सिस्टम है। अब कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं, कुछ हमारे पास क्या है, मतलब हम इसकी कुछ प्रोसेसेस की हम जो हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब है वो मालूम कर सकते हैं। ये कैलोरीमेट्री क्या है जी, ये दो तरह की है। एक है डायरेक्ट, हमारे पास ऐसे बहुत सारे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस हैं जिसकी जो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब, वो डायरेक्टली हम मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, ये हम इस्तेमाल करते हैं, सही। उसमें हमारे पास फिजिकल भी आते हैं, केमिकल भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हैं जिसकी हीट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, वो हम डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते, सही है। वो रिएक्शन असल में किस में होता है, स्टेप्स में होता है। जब कोई चीज़ स्टेप्स में, मतलब मैं रीज़न बताता हूँ कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट कैलोरी, कैलोरीमेट्री, ये हम इस्तेमाल करते हैं फिर इनके लिए, सही। ये देख सकते हैं आप। तो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री किस तरह होती है, इसके लिए हम कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं। ये एक डिवाइस है, आप लोगों ने देखा होगा, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, उसमें एक यू शेप का स्टील कंटेनर होता है, सही। उसके ऊपर एक लिड होता है। लिड के अंदर हमारे पास थर्मामीटर को रखने के लिए क्या होती है, जगह होती है, यहाँ थर्मामीटर।
यहाँ पर हमारे पास इसको शेक करने के लिए हमारे पास एक और स्टिरर होता है। इसके अंदर हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। यहाँ एयर या फोम होता है, स्टायरोफोम, सही, ताकि इंसुलेट हो जाए। तो ये वो कैलोरीमीटर है, हम इसमें चेंज करते हैं और फिर जो हीट एवॉल्व थर्मामीटर पे जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ शो होता है, उससे हम पता लगाते हैं कि हमारे पास कितना इंक्रीज़ आया है, कितना डिक्रीज़, ये। लेकिन ये डायरेक्ट कैलोरीमीटर इसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो स्टेप्स में होते हैं। अब जब स्टेप्स में होते हैं या इस दूसरे रीज़न से हमारे पास बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, तो उसके हम डायरेक्टली इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी? उसके लिए हम हिस्ला इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो हीट एब्ज़ॉर्ब या एवॉल्व है, वो हम हिस्ला से मालूम करते हैं। अब क्यों हम डायरेक्टली कैलोरीमेट्री इस्तेमाल नहीं करते और हिस्ला इस्तेमाल करते हैं? तो ये हमारे पास इसके 3 रीज़न्स हैं। जैसे हमारे पास क्या है? केमिकल प्रोसेसेस है जिसके लिए हम इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो कौन से हमारे पास प्रोसेसेस हैं? मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ, उसमें क्या मसला है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, सही? जिसको हम इससे मालूम, इसकी हीट एवॉल्व्ड या एब्ज़ॉर्ब्ड इससे मालूम नहीं कर सकते, इससे मालूम कर सकते थे। क्या है इसके रीज़न्स हैं? इसके जी हमारे पास हैं 3 रीज़न्स, रीज़न्स ये देखें, 3 हमारे पास इसके रीज़न्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या रीज़न है जी? हमारे पास क्या होता है? सही, कुछ कंपाउंड्स डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं होते, नहीं बनते, स्टेप्स में बनते हैं, ओके? सम कंपाउंड्स डू नॉट, ओके, फॉर्म, ओके, डायरेक्टली इन वन स्टेप। सही, तो फिर जब वन स्टेप में वो कंप्लीट नहीं होते और मुख्तलिफ स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, तो फिर हम उसके लिए ये डायरेक्टली ये इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? कुछ रिएक्शन ऐसे हैं हमारे पास, उसके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। जिन केमिकल के रेट, तो हम बैठ के कितना इंतज़ार करेंगे, वो दिनों में कंप्लीट होता है, तो हम बैठे रहेंगे और कैलोरीमीटर को देखेंगे कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो ये हम नहीं कर सकते, जो बहुत ज़्यादा रेट स्लो है जिन रिएक्शंस का, तो वो नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास क्या है? जब मेन रिएक्शन के साथ साइड रिएक्शंस भी हो, जब हमारे पास क्या है? साइड रिएक्शंस, ओके, हाँ, मे आल्सो ऑकर विद द मेन रिएक्शन। जब मेन रिएक्शन के साथ साइड रिएक्शंस भी हो जाएँ, तो फिर तो हमारे पास कुछ हीट जो एब्ज़ॉर्ब या रिलीज़ हुए, उस तो साइड रिएक्शन का भी होगा कुछ ना कुछ। तो हमारे पास जो हीट मालूम करें वो सही नहीं होगा। वो तो मेन रिएक्शन के साथ-साथ तो साइड रिएक्शन भी हो रहा है, तो हम कभी भी ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हम किस पे जाते हैं? ये 3 रीज़न है जिसकी वज़ह से हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मजबूरन इस मेथड पे जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम जाते हैं आगे की तरफ कि इसमें हिस्सा में हम क्या करते हैं? इसका कोई एग्ज़ाम्पल वगैरह पढ़ते हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं। सही? हम जनरली इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ओके? जनरल एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, सपोज़ जनरल एग्ज़ाम्पल, और जनरल एग्ज़ाम्पल हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ इस्लाम। एक्सप्लेनेशन है असल में, जनरल एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। सपोज हमारे पास क्या है? ओके, हमारे पास एक रिएक्शन है,
जो कहाँ से कहाँ जाता है, जो ए से, सपोज हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस है, ए से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए से बी में कन्वर्ट हो रहे हैं इन अ सिंगल स्टेप। सही। अब इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब होती है, ओके, जिसको हम कहते हैं डेल एच नॉट इज इक्वल टू क्यू। डेल एच नॉट क्या है, एंथैल्पी चेंज, मतलब हीट कंटेंट में जो चेंज आता है। अब हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, तो जो पहले से हीट था ना, हीट कंटेंट इन अ सब्सटेंस, ओके, उसमें तो चेंज आएगा ना। और देखिए ये नॉट, डेल एच नॉट का मतलब क्या है कि आपके पास चीज़ें किस सब्सटेंसेस किस हालत में है, स्टैंडर्ड हालत में है। 1 एटीएम प्रेशर है और टेम्परेचर आपने 25 रखा हुआ है, रूम टेम्परेचर या 298 सही है। आप मोलर कंसंट्रेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशन पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो उस पर जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम डेलिश नॉट कहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। इसका असल नाम क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, ये इसके लिए। और आपको पता है जब चीज़ें क्या हो, अपने स्टैंडर्ड हालत में हो, जो चीज़ें रिएक्शन कर रही है, तो सब्सटेंसेस भी स्टैंडर्ड हालत में हो और उनके लिए जो कंडीशंस इस्तेमाल होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह, वो भी स्टैंडर्ड हो, तो फिर हमारे पास जो चेंज आता है हीट कंटेंट में ना, तो उसको हम कहते हैं डेल एच नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। अब सपोज हमारे पास ये देखें, यहाँ तो ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, ये बहुत सारे स्टेप्स में भी हो सकता है। सपोज क्या है, हमारे पास ये ए से किस में कन्वर्ट हो गया, ए से सबसे पहले ये बी में कन्वर्ट हो गया, बी से किस में कन्वर्ट हो गया, सपोज ये बी से कन्वर्ट हो गया, सॉरी, ए से बी में तो कन्वर्ट नहीं होगा, ए से कन्वर्ट हो गया सी में, ये तो ए से बी, ये प्रोडक्ट है, ए से सी में, सी से डी में, और डी से फिर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। से सेम हमारे पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो ये स्टेप्स में हो गया, सेवरल स्टेप्स में। तो अगर हम इस पर हिस लॉ को अप्लाई करें तो हमारे पास ये डायग्राम थोड़ा इस तरह आता है। सपोज हमारे पास देखें, ये ए है, किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, बी में, सही, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है, क्या है, डायरेक्ट मेथड। अब इसमें कितनी हीट इस्तेमाल हुई है, मतलब इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, ये प्लस है, प्लस का मतलब एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन अगर यही रिएक्शन ए बी को डायरेक्टली कन्वर्ट ना हो, बल्कि क्या करें, ए से किस में आए, सबसे पहले सी में कन्वर्ट हो, फिर सी से किस में कन्वर्ट हो, सी से डी में कन्वर्ट हो, और फिर डी से कहाँ जाएं, डी से ये ऊपर की तरफ जाएं और बी में कन्वर्ट हो, सही। यहाँ पर जो हीट हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है, दैट इज सपोज एब्जॉर्ब के लिए प्लस Q1 है, यहाँ पर जो हुई है वो Q2 है, और यहाँ पर जो हुई है वो Q3 है, सही। तो इस सूरत में अगर हम इनके लिए क्या लिखना चाहते हैं, हिस्सा लिखना चाहते हैं, तो याद रखें हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए ये हमारे पास हिस्सा है, सही। ये देख रहे एक रिएक्शन किस में कंप्लीट हो रहा है, अगर वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो जितना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतने ही इन तीन स्टेप्स में थोड़ा थोड़ा करके जो एब्जॉर्ब करे उसके बराबर। देखिए ये क्यों बराबर है इन स्टेप्स वाले क्यों के, okay, if reaction if a reaction takes place in a single step or in several steps, the heat evolved or absorbed will be same, so this is called Hess law। ठीक, बहुत आसान सा ला है, कोई इसमें किस्से कहानियाँ इसमें नहीं है। अब इसको हम क्या, ये तो जनरल एक एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के लिए हमने इस्तेमाल किया। अब हम इसका एक एग्जांपल, सही एग्जांपल लेते हैं। देखिए
ये हमारे पास अब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर लेते हैं, देखें हमारे पास क्या है, 2NaOH प्लस, जब CO2 आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, सही, तो हमारे पास क्या बनता है, Na2CO3 ये बनता है, और H2 हमारे पास ये बनता है, सही। अब ये क्या चीज़ है, ये पानी के अंदर है, एक्वियस सॉल्यूशन, ये गैस है हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास अगेन एक्वियस सॉल्यूशन है, और ये हमारे पास लिक्विड है। ये इसके लिए जो डेल एच है, डेल एच हम इसको कहते हैं, दैट इज -89.08, -89.08 किलो जूल पर मोल, या किलो जूल सिर्फ हम लिख सकते हैं ना, अब डिसाइड नहीं हुआ। तो देखिए ये भी स्टैंडर्ड हालत में, ये भी, तो इस वक्त हम इसको डिलिश नॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी सिचुएशन क्या है, वो स्टैंडर्ड पे है। तो ये देखिए हमारे पास इतनी हीट यहाँ पर इवॉल्व हो गई है, यही रिएक्शन, ये क्या है, यहाँ पर सिंगल स्टेप में है, ये सिंगल स्टेप में हो गया। यही रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, टू स्टेप्स में भी हो सकता है। अब टू स्टेप्स में किस तरह होता है, इधर देखें, सपोज इन ए ओ एच का एक फार्मूला यूनिट आता है, 1 मोल, वो CO2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, इन ए एच CO3। क्लियर है। अब इसमें जितना डेल एच हमारे पास रिलीज होता है, जिसको हम 1 कहते हैं, वो कितना है, -48.606 किलो जूल। अब दूसरे स्टेप में हम बात करें, तो इसमें क्या आता है, NaOH जो यहाँ पर है, ये देखिए एक और NaOH के मॉलिक्यूल के साथ, सही, ये रिएक्शन करता है और हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास Na2CO3 बन रहा है, हाँ, और साथ में हमारे पास क्या है, H2O बन रहा है। ये एक्वियस मतलब पानी के अंदर है, ये गैस हालत में है, ये भी पानी के अंदर सॉल्यूशन है, ये अगेन पानी के अंदर, ये अगेन एक्वियस, हाँ, और ये हमारे पास एक्वियस पानी के अंदर, ये देखिए स्टैंडर्ड हालात में अब इस दूसरे स्टेप में, जिसको हम डेलिश 2 कहते हैं, कितना हीट रिलीज होता है, 41.02 किलो जूल। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हेस लॉ को अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू, या बाय अप्लाइंग हेस लॉ, हाँ, हेस लॉ को इस्तेमाल करने के बाद क्या है हमारे पास, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच वन प्लस डेल एच टू, डेल एच वन प्लस डेल, वही रिएक्शन है 2 स्टेप में हुआ है, तो डेल एच इज इक्वल टू हमारे पास है -48.06 प्लस हमारे पास है -41.02, ये, तो हमारे पास आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं, -48.06 है और -41.02 हो जाएगा, सही, प्लस माइनस माइनस, तो ये, तो डेल एच आपके पास क्या आता है जी, ये आता है -89.08 किलो जूल। तो आपके पास देखें ना, जो आपने दोनों स्टेप्स का प्लस किया, तो वो सिंगल स्टेप में जो हुआ था उसके बिल्कुल बराबर है, ये देखिए ये भी किलो जूल। तो ये साबित हो गया कि हमारे पास हिस्सा बिल्कुल ठीक है, और सिंगल स्टेप में अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट होता है, और वही रिएक्शन जितनी हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है सिंगल स्टेप में होने पर, तो अगर वो बहुत सारे स्टेप्स में हो जाए
और जितनी हीट वो एब्जॉर्ब या रिलीज हो जाए, इसको प्लस करे तो उस सिंगल स्टेप के बराबर होता है। तो ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास क्या है, वो सिंगल स्टेप में हो रहा है या बहुत सारे स्टेप्स में। बस डिपेंड करता है कि हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या था और हमारे पास फाइनल स्टेट क्या है। ये डिपेंड नहीं करता कि अंदर क्या हुआ है, कौन सा कितने स्टेप्स में हुआ है या कौन सा पाथ फॉलो हुआ है। सही है। तो हमारे पास ये, तो हमारे पास वो सेम ही आता है। तो इससे एक चीज़ ये भी साबित हो जाती है कि हमारे पास जो इंथैल्पी है वो हमारे पास स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करती। इंथैल्पी चेंज स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि जो इंथैल्पी है हमारे पास, ये एक स्टेट फंक्शन है। यहाँ से ये चीज़ क्लियरली साबित होगी। ये क्या है जी? एक स्टेट फंक्शन है जो स्टेप्स या पाथ या उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास सिस्टम है। ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। और इसके बाद हम किस पे जाएंगे? इसके बाद हम जाएंगे एमसीक्यूज पे और एमसीक्यूज को हल करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एमसीक्यूज को हम हल करने की कोशिश करेंगे। समझ बताई? ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा आसानी के साथ दिखाई दे, पूरा पेज आपको दिखाई दे जाए। आप ये देख सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो आपको कम्प्लीटली नज़र आए। ये देखिए, आप अब देख सकते हैं। तो ये हमारे पास था। इसके बारे में अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं तो फिर मैं उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको दे दूंगा। आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी हम मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके आंसर्स आपको बता दूंगा। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद एमसीक्यूज़ पे जाएंगे। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच।